कोई मुफाहिमत का बादशाह कहता है तो कोई मिस्टर 10%। किसी के नजदीक वो मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है तो किसी की नजर में वो अकेले ही सब पर भारी है। हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के उस वाहिद सियासतदान की जो 2 मरतबा सदर पाकिस्तान की मुसन्नत पर बराजमान हुए हैं, जिन्हें दुनिया आसिफ अली जरदारी के नाम से जानती है। आज की इस वीडियो में हम नाजरीन को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से जुड़े वो तमाम हक़ाइक़ बताएंगे जिससे पहले शायद ही आपने कभी सुने हो। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि काउंसलर का इलेक्शन हार जाने वाला शख्स कैसे 2 मरतबा सदर मुमलिक के ओहदे को पहुंच गया और ऐसे कौन से मराहिल थे जिन्हें तय कर आज आसिफ अली जरदारी पाकिस्तानी सियासत के बाबा आदम बने हुए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तारुफ और इब्तदाई जिंदगी। आसिफ अली जरदारी 26 जुलाई 1955 को कराची में एक मुमताज सिंधी घराने में पैदा हुए। उनकी परवरिश और इब्तदाई तालीम में भी कराची की धूप छांव शामिल है। आसिफ अली जरदारी का ताल्लुक जरदारी खानदान से है। उनके वालिद एक मुमताज कबायली सरदार और जमींदार थे। आसिफ अली जरदारी अपने वालिद हाकिम अली जरदारी और माँ बिल्किस सुल्ताना जरदारी के इकलौते बेटे हैं। उनकी फुप्पी इराकी नस्साद थी, जबकि उनकी वालिदा हसन अली आफंदी की पोती थी, जो सिंधी माहिर तालीम है, जिन्हें सिंध मदरसतुल इस्लाम के बानी के तौर पर भी जाना जाता है। अपनी जवानी में उन्होंने पोलो टीम की क़यादत की, जिसे जरदारी 4 कहा जाता है। उनके वालिद बैम्बिनो के मालिक थे, जो कराची का एक मशहूर सिनेमा था। वो बचपन में 1969 की फिल्म सालगिरह में भी नजर आए। तालीम की बात की जाए तो जरदारी का तालीमी पस मंजर सवालिया निशान बना हुआ है। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की। उनकी बज़ाब्ता सवाने उम्री कहती है कि उन्होंने कैडेट कॉलेज पेट्रो से 1972 में ग्रेजुएशन भी किया। वो 1973 से 1974 तक सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल कराची में ज़ेरे तालीम रहे। उसी स्कूल की एक क्लर्क का कहना है कि आसिफ अली जरदारी अपने आखिरी इम्तिहान में नाकाम हो गए थे। उनकी बाज़ाब्ता सवाना उम्री में बताया गया कि उन्होंने बरतानिया के पेडिंगटन स्कूल में भी तालीम हासिल की। ताहम उनकी बरतानवी तालीम की ताहाल तस्दीक नहीं हुई और तलाश के दौरान लंदन में कोई पेडिंगटन स्कूल नहीं मिला। बेनजीर भुट्टो से शादी और सियासी पहचान। आसिफ अली जरदारी की किस्मत का सितारा उस वक्त चमका जब 1987 में मुल्क की ताकतवर भुट्टो खानदान की बेटी बेनजीर भुट्टो से शादी हुई। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने एक इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी के साथ शादी का अहवाल बताते हुए कहा था कि जब मैंने ये फैसला किया कि अब मेरा अपना घर होना चाहिए तो उन्हीं दिनों एक इंतहाई खूबरू अजनबी अपनी शानदार मुस्कुराहट के साथ मेरी जिंदगी में आया और मुझे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया और मैंने सिर्फ 7 दिनों में ही उससे शादी करने का फैसला कर लिया। बेनजीर भुट्टो ने बताया कि आसिफ अली जरदारी ने अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए शुरू में मुझे दर्जनों फूल और चॉकलेट्स दी। उन्होंने मुझे बहुत रोमानवी अंदाज में एक अंगूठी भी दी जिसके ऊपर 2 दिल बने हुए थे। उस अंगूठी के ऊपर भी ये लिखा हुआ था कि हमें सिर्फ मौत एक दूसरे से जुदा कर सकती है। बेनजीर भुट्टो ने ये भी बताया कि आसिफ अली जरदारी ने मुझे ये अंगूठी देते हुए कहा कि फिल्म माइलिंग में ऑस्ट्रेलिया के शहजादे ने कैथरीन से शादी की ख्वाहिश का इजहार करते हुए जो अंगूठी दी थी उस पर भी यही अल्फाज लिखे हुए थे। बेनजीर भुट्टो का कहना था कि जिस रोज मैं फिल्म माइलिंग देखने सिनेमा गई थी तो इत्तफाक से जरदारी साहब भी फिल्म देखने के लिए वहाँ मौजूद थे। उन्होंने सिनेमा में मुझे पहली बार देखा था और इसलिए इस फिल्म के इस डायलॉग को उन्होंने याद रखा जो कि मेरे ख्याल में बहुत रोमांटिक था। आसिफ अली जरदारी की भुट्टो खानदान से वाबस्तगी के बाद जहां उन्हें सियासी शोहरत मिली वहां उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हुआ। बेनजीर भुट्टो बुनियादी तौर एक मुजाहिमतकार सियासतदान थी और उनका मुकाबला नवाज शरीफ जैसे किसी सियासतदान से नहीं बल्कि बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ था जो उनकी राह की सबसे बड़ी रुकावट थी। उसके अलावा जनरल जियाउल हक के 10 साल दौर इक़्तिदार में भी मुल्क में इस कदर इस्लामाइजेशन हो चुकी थी कि एक खातून का यूं बेबाकी के साथ सियासी मैदान में उतरना इंतहाई मुश्किल हो चुका था। इन हालात में आसिफ अली जरदारी ने बेनजीर भुट्टो के कंधे के साथ कंधा मिलाया और उस तकलीफ दे सियासी सफर की सोबतें शहीद बीबी के साथ मिलकर काटी और यहाँ तक कि उन्हें तवील कैदोबंद का सामना भी करना पड़ा। इससे पहले कि हम आसिफ अली जरदारी की सियासी मुश्किलात का अहाता करें, पहले उनकी सियासी जिंदगी पर एक नजर डालना जरूरी है। सियासी जिंदगी।
1990 में पहली बार रुकने कौमी असेंबली मुंतखब होकर माहौलियात और सरमाया कारी के वजीर बने। 1990 में माली खर्च बर्द के इल्जाम में जेल जाना पड़ा। 1993 में रिहा हुए। ताहम आसिफ अली जरदारी ने 90 की दिहाई का बेशतर हिस्सा जेल में गुजारा। 1997 में सेनेट के रुकन मुंतखब हुए, लेकिन कभी ऐवान तो कभी जेल रहे। आसिफ अली जरदारी 2004 तक जेल की सलाखों के पीछे रहे। उन्होंने 2007 में बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली और 2008 में सदर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज हुए। काउंसलर का इलेक्शन हारना। नाजरीन, आसिफ अली जरदारी के वालिद हाकिम अली जरदारी किसी जमाने में शेख मुजीब की अवामी लीग का हिस्सा भी रहे थे। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक हाकिम जरदारी ने सन 1985 में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में गैर जमाती बुनियादों पर होने वाले इंतखाबात में नवाबशाह से कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अपने वालिद से कबल आसिफ अली जरदारी भी नवाबशाह के जिले काउंसिल के इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमा चुके थे, ताहम उन्हें भी शिकस्त से दो चार होना पड़ा था। 1983 का वो दौर था जब सिंध में बहाली जमहूरियत की तहरीक जोरों पर थी और उसी साल नवाबशाह के शहर सकरन के करीब में पुनल चांडियो नामी गाँव में फौज की फायरिंग में पीपल्स पार्टी के 16 कारकुन हलाक जबकि 50 जख्मी हो गए थे। पाकिस्तान के अवाम सन 1987 से कबल आसिफ अली जरदारी के नाम से नाआशना थे और फिर जब दिसंबर 1987 में उनकी शादी साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी और साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो से हुई तो उसी निस्बत से उनका नाम मुल्क भर में जाना पहचाना बन गया। इस शादी के अगले ही बरस यानी 1988 में होने वाले आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की और बेनजीर भुट्टो मुल्क की पहली खातून वजीर आजम बन गयी। बेनजीर अपने साथ अपने शौहर को भी वजीर आजम हाउस ले आई और यही वो वक्त था जहां से आसिफ अली जरदारी की सियासत, उनसे मुंसलिक तनाज़ात और मुबैना बदउनवानी के मुकदमात के सिलसिले का आगाज हुआ, जिन पर हम बाद में रोशनी डालेंगे। पहली सदारत 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। शुरू में अंदाजा ये था कि आसिफ अली जरदारी सिर्फ पार्टी क़यादत पर तवज्जो मरकूज रखेंगे, लेकिन फिर उन्होंने मुल्क का सदर बनने का फैसला कर लिया। अगस्त 2008 में अल्ताफ हुसैन ने जरदारी का नाम सदर पाकिस्तान के ओहदे के लिए तजवीज़ किया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें 6 सितंबर 2008 के सदारती इंतखाबात के लिए नामजद कर दिया। अमूमन सदर नामजद होने वाले सियासी जमात से मुस्ताफी हो जाते हैं, मगर आसिफ अली जरदारी ने ऐसा ना किया, बल्कि वो पीपल्स पार्टी के फाल सरबराह भी रहे। कुछ मुबस्सिरीन के मुताबिक ऐसा इस तरह मुमकिन हुआ क्योंकि रिवायत के बावजूद गैर सियासी होने की शिक आईन पाकिस्तान में मौजूद नहीं। बिलाखिर अदालत आलिया लाहौर ने आसिफ जरदारी को मशवरा दिया कि आईन की रूह के मुताबिक सदर रहते हुए सियासी ओहदा रखना मुनासिब नहीं, ताहम उस फैसले में कोई हुक्म सादिर करने से गुरेज किया गया। 2013 के इंतखाबात के ऐन पहले अदालती फैसले के डर से जरदारी जमात की सरबराही से अलहदा हो गए और 8 सितंबर 2013 को मुद्दत खत्म होने पर उन्होंने सदारत की कुर्सी खाली कर दी। दूसरी सदारत फरवरी 2024 के मुल्क की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग की इत्तेहाद से हुकूमत वजूद में आई, जिसमें रियासती ओहदे पीपल्स पार्टी के पास है, बल्कि हुकूमती मामलात नून लीग के पास है। मार्च 2024 को आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर मुमकिन दूसरी मर्तबा ओहदे का हल्फ उठाया। चूँकि उनकी अहलिया नहीं थी तो उनकी बेटी आसिफा भुट्टो इस वक्त पाकिस्तान की खातून अव्वल है। सियासी मुश्किलात मुकद्दमात। अब बात करते हैं आसिफ अली जरदारी की सियासी मुश्किलात की। तो नाजरीन, ये तो हम जानते हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जिन कठिन हालात में सियासी जिद्दोजहद जारी रखी वो आसान नहीं था और उस दौरान उनके शौहर भी इन तमाम मुश्किलात के निशाने पर थे जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के ताक़ुब में थी। 5 नवंबर 1996 को जब बेनजीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत की बरतरफी हुई तो उसके बाद आसिफ जरदारी का नाम मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस में आया। नवाज शरीफ हुकूमत के दूसरे दौर में उन पर स्टील मिल के साबिक चेयरमैन सज्जाद हुसैन और सिंध हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस निजाम अहमद के कत्ल और मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस हुए। स्विस कंपनी SGS कोटिकना
दुबई की ARY गोल्ड कंपनी से सोने की दरामद, हेलीकॉप्टरों की खरीदारी, पॉलिश ट्रैक्टरों की खरीदारी और फ्रांसीसी मेराज तैयारों की डील में कमीशन लेने, बर्तानिया में रॉकवुड स्टेट खरीदने, स्विस बैंकों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और स्पेन में ऑयल फॉर फूड स्कैंडल समेत मुतअद्दिद केसेस बनाए गए। इस तरह की फहरिस्तें भी जारी हुई कि आसिफ अली जरदारी ने हैदराबाद, नवाबशाह और कराची में कई हजार एकड़ कीमती ज़राई और कमर्शियल एराजी खरीदी, 6 शुगर मिलों में हिस्से लिए। आसिफ अली जरदारी पर यह भी इल्जाम था कि उन्होंने बर्तानिया में 9, अमेरिका में भी 9, बेल्जियम और फ्रांस में 2-2 और दुबई में कई प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ नामों से सरमायाकारी की, जबकि अपनी पुरस्रार दौलत को छुपाने के लिए समंदर पार कोई 24 फ्रंट कंपनियां तश्कील दी। इन्हीं मुकदमात की पादाश में आसिफ अली जरदारी मजमूई तौर पर 11 बरस जेल में रहे। वो 10 अक्टूबर 1990 बरोज बुध पहली बार गिरफ्तार हुए थे। 2 साल 3 माह 6 दिन की कैद के बाद 6 फरवरी 1993 को रिहा हुए। 4 नवंबर 1996 को दूसरी बार गिरफ्तार हुए। 4 नवंबर 1996 को दूसरी बार गिरफ्तार हुए। 8 साल 18 दिन जेल में रहकर 22 नवंबर 2004 को रिहा हुए और फिर 2019 में तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में उन्हें तीसरी बार गिरफ्तार किया गया और फिर 6 माह बाद रिहा कर दिया गया। मुफाहिमत का बादशाह। मुल्की और गैर मुल्की ज़राए अबलाग में आसिफ अली जरदारी को मुफाहिमत के बादशाह और ज़र्ग सियासतदान के तौर पर बयान किया जाता है। वो हमेशा मरकजी धारे की सियासत करते आए हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने जब 18 अक्टूबर 2007 को खुद साख्ता जिलावतनी खत्म करके पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया तो आसिफ अली जरदारी अपने बच्चों के साथ दुबई में मौजूद रहे। रावलपिंडी के लियाकत बाग में 27 दिसंबर 2007 को होने वाले खुदकुश हमले में बेनज़ीर भुट्टो की वफात के बाद वो वतन वापस आए और अपनी अहलिया की तदफीन के बाद जब मुश्तल अफराद की जानिब से न खपे पाकिस्तान का नारा लगाया गया तो जरदारी ने अपने पहले अवामी खिताब में पाकिस्तान खप्पे का नारा बुलंद किया, जो बाद में उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खुद आसिफ अली जरदारी की सियासत का नारा बनकर सामने आया। पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने पास रखने के बजाय उन्होंने इसे अपने नौजवान ज़ेर तालीम बेटे बिलावल भुट्टो के सुपर्द कर दिया और उनका नाम बिलावल जरदारी से बदलकर बिलावल भुट्टो जरदारी के तौर पर मुतारिफ करवाया। ये एक बेहतर हिकमत अमली साबित हुई और इस तरह उन्हें पार्टी में किसी मुखालफत या मुजाहिमत का सामना नहीं करना पड़ा, जबकि हकीकत में पार्टी संभाल वो रहे थे लेकिन सरबराही बिलावल के पास थी और ये उनकी मुतबराना सियासी सोच ने पार्टी पर उनका तसल्लुत भी कायम रखा और पार्टी अरकान को मुनज़्ज़म भी किए रखा। 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की सरप्राइज के बाद आसिफ अली जरदारी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इमरान खान थे। अगरचा आसिफ जरदारी ने इमरान खान की तरफ भी मुफाहिमत का हाथ बढ़ाया, लेकिन वो रिवायती सियासतदानों से मुख्तलिफ निकले और किसी भी मुफाहिमत से इनकार कर दिया। इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत तमाम रिवायती जमातों के लिए दर्द सर बनी तो उन्होंने PTM की छतरी तले इमरान खान की हुकूमत को चलता करने का प्लान बनाया। इस सारे प्रोसेस में आसिफ अली जरदारी ने फाल किरदार अदा किया और एस्टेब्लिशमेंट से लेकर तमाम इत्तेहादी जमातों तक एक पुल का किरदार अदा किया और बिलाखिर तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान की हुकूमत को चलता करने में कामयाब हुए। एस्टेब्लिशमेंट से अदम टकराव की पॉलिसी। जनरल परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान पर 8 साल हुकूमत के बाद आसिफ जरदारी ने जब सिविलियन सदर का मुनसब संभाला तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन की कोशिश की। विकीलीक्स में अफशा की गई सिफारती दस्तावेजात के मुताबिक अमरीकी सफीर पैटरसन ने अपनी हुकूमत को लिखे गए एक मरासिले में कहा कि अशफाक कियानी साबिक आर्मी चीफ ये इशारा दे चुके हैं कि वो जरदारी को हटाना चाहते हैं। ताहम उन्हीं दिनों में आसिफ जरदारी का ये बयान भी सामने आया था कि वो ऐवान सदर से एम्बुलेंस में बाहर निकलेंगे। पाकिस्तानी फौजी एस्टेब्लिशमेंट से टकराने वाले सियासतदानों की उमूमन दोबारा इक़्तिदार में वापसी कठिन हो जाती है। ताहम आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर के मुनसब पर फाइज हुए हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि परवेज मुशर्रफ और अशफाक परवेज कियानी समेत फौजी सरबराहान की नापसंदीदगी के बावजूद वो इक़्तिदार में कैसे आ जाते हैं। इसकी वजह यही है कि जब से पीपल्स पार्टी की क़यादत जरदारी के पास आई है, उन्होंने कोशिश की है कि पीपी की एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत की छवि को तब्दील किया जाए। इसी पॉलिसी पर अमल करते हुए उन्होंने आज तक कोई एहतजाजी तहरीक नहीं चलाई और अगर एस्टेब्लिशमेंट से कोई रंजिश हुई भी तो उसको दूर कर लिया। उनकी क़यादत में पीपल्स पार्टी की अब शायद यही हिकमत अमली है कि अब हमें न जेलें भुगतनी है और न कोड़े खाने हैं। शायद यही सोच है कि जब मुश्किल वक्त आता भी है तो वो बखूबी उससे निमट कर आगे बढ़ जाते हैं। एक मशहूर
वाकया है कि जब आसिफ जरदारी 2008 के इंतखाबात के बाद इक़्तिदार में आए तो उस वक्त मुंबई हमले हो चुके थे और आसिफ जरदारी को इस मामले की संगीनी का शायद ज्यादा अंदाजा नहीं था और उन्होंने अपने तौर पर ये कह दिया कि इंडिया इल्जाम लगा रहा है तो हमारे DGISI इंडिया चला जाए और बातचीत करके मसाइल को हल करे, क्योंकि हमारे हाथ साफ हैं। फौज ने उनके इस बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इसके बाद उन्होंने एक और बयान में कह दिया कि DGISI नहीं जाएगा। इसी तरह अमरीकी शरीफ रेमन डेविस की गिरफ्तारी का मामला हो या एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की हलाकत का किस्सा, आसिफ जरदारी ने वही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो एस्टेब्लिशमेंट का था। ये लचक ही है जिसकी वजह से वो महफूज रहे हैं। आसिफ जरदारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए कभी खतरा नहीं रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के बरक्स आसिफ अली जरदारी कभी करिश्माती शख्सियत के मालिक नहीं रहे। वो बराह रास्त कभी अवाम में नहीं गए और न ही अवाम को कभी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुतहर्रिक किया। ये तमाम मंजरनामा जाहिर करता है कि आसिफ जरदारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ अदम टकराव की पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद हैं। सियासी कामयाबियाँ। चाइना के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के तहत पाकिस्तान में CPEC का आगाज आसिफ जरदारी की अहम कामयाबी समझी जाती है। उन्होंने चीनी हुकूमत के साथ 13 बार मुज़ाकराती अमल में हिस्सा लिया था। इसके अलावा 18वीं आईनी तरमीम में भी उनकी अहम कामयाबियों में से एक है जिसका जिक्र वो अक्सर और बेशतर करते हैं, मिस्टर 10% का लक़ब। आसिफ अली जरदारी को मिस्टर 10% का लक़ब उनके दौरे हुकूमत में ही मिला था। इस लक़ब का ताल्लुक एक इल्जाम से है जिसके मुताबिक आसिफ अली जरदारी अपनी हुकूमत के मुख्तलिफ मुआहदों, ठेकों और दीगर मंसूबों में कमीशन लेते थे। कहा जाता है कि उनकी मुदाखलत के बगैर कोई बड़ा प्रोजेक्ट या मुआहदा मुकम्मल नहीं हो सकता था और उनकी मुदाखलत का मुआवजा 10% होता था, जिसके बायस मुखालफीन ने उनका नाम मिस्टर 10% रख दिया। डॉलर 2005 में रोजनामा पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया कि वो $1.8 बिलियन के तखमीना के साथ पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमी थे। 2007 में उन्होंने अपने नाम से ऑफशोर कंपनियों के जरिए अपने स्विस बैंक अकाउंट में $60 मिलियन वसूल किए थे। उनसे मुतालिक ये भी कहा जाता है कि उनके पास वेस्ट एंड लंदन मैनहट्टन बेल एयर अपार्टमेंट्स में एक कंडोमिनियम और दुबई के साथ साथ नार मंडी में बेशकीमत जायदादें मौजूद हैं। सियासी मुस्तकबिल। जनरल इलेक्शन 2018 में नाकामी के बाद आसिफ अली जरदारी को अपनी पार्टी की सियासी पोजीशन का अंदाजा हो गया था। वो तने तनहा बिलावल को वजीर आजम नहीं बना सकते क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी की मौजूदगी न होने के बराबर है। अगरचा इलेक्शन कमीशन के दौरान आसिफ अली जरदारी पुरुम्मीद थे और बिलावल को वजीर आजम बनाने का ऐलान कर चुके थे। ताहम इलेक्शन नताइज ने सबको हैरान कर दिया। इलेक्शन 2018 में शिकस्त के बाद आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में कहा था कि वो बिलावल को 2023 में वजीर आजम बनवा लेंगे। मौजूदा सियासी हालात का तज्जिया किया जाए तो आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनवाने के मिशन पर खामोशी के साथ काम कर रहे हैं। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि मौजूदा हुकूमत इसी डील के नतीजे में वजूद में आई है कि पहले 2.5 साल नून लीग का वजीर आजम होगा, जबकि अगले 2.5 साल के लिए वजीर आजम पीपल्स पार्टी में से होगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत का भी यही कहना है कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो आखिरी पेशकश की गई थी वो यही थी कि हम नून लीग और पीपल्स पार्टी को 2.5 साल के इक़्तिदार की ज़बान दे चुके हैं। चुनांचा अगर मामलात इसी तरह चलते रहे और इमरान खान की जल्द रिहाई के असबाब पैदा ना हुए तो आसिफ जरदारी का बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनवाने का ख्वाब बहुत जल्द पूरा होता दिखाई दे रहा है।